दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। 1 साल से मैं सर के चैनल को सुन रहा हूँ। इनकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लोगों की बीती हुई घटनाएं सुनने के बाद मेरे अंदर ये साहस पैदा हुआ कि मैं भी अपनी दास्तां आपके साथ शेयर करूँ, लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ क्या घटा। मैं चाहता हूँ कि ये दास्तां सारी दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि जो भूल मुझसे अनजाने में हुई, भगवान न करे किसी और के साथ भी ऐसा हो। आपको बता दूं कि मैं व्यवसाय के अनुसार एक ट्रक चालक हूं। 2010 की बात है, जब मैं लगातार रातों को ट्रक में रखा माल अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ ट्रक चालक बनना मेरा शौक नहीं, बल्कि मेरी मजबूरी थी, जो मुझे इस तरफ ले आई। दरअसल मैं 10वीं क्लास में था जब मेरे पिताजी का निधन हो गया। मेरे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। माँ भी बीमार रहती थी। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां और समस्याएं बढ़ती चली गई। वो तो एक रिश्तेदार की कृपा से मुझे एक ट्रक चालक की नौकरी मिल गई। शुरुआत में मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से तब जब मैं रात में लंबी यात्रा पर जाता था। माल को उसकी मंजिल पर पहुंचाकर जब मैं घर वापस आता तो रात का तीसरा पहर चल रहा होता था। ज्यादातर मैं सुबह ही घर पहुंचता। थकान से मेरा पूरा शरीर टूट जाता, मगर क्या करता, मैं ये नौकरी करने पर मजबूर था, क्योंकि समस्याएं ही कुछ ऐसी थी। जिम्मेदारियों के चलते मैं शिक्षित भी नहीं हो पाया। कमाई भी ठीक ठाक ही थी, इसके अलावा दूसरी नौकरी मिल भी नहीं रही थी। धीरे धीरे मैंने इस दिनचर्या की आदत डाल ली। ट्रक पर पूरी अच्छी तरह हाथ साफ होने के बाद ज्यादातर मैं रात को ही यात्रा करता। दूर दराज क्षेत्रों में जाना मेरे लिए सामान्य हो गया था। धीरे धीरे जब रोजाना मेरे हाथों में अच्छे पैसे आने लगे तो न जाने क्यों, पर यह काम मुझे पसंद आ गया। एक तरह से यूं समझिए कि जो काम हमें पैसा देता है तो वो काम में हमारा अपने आप ही मन लग जाता है। मैंने इतने पैसे जोड़ लिए कि मैंने खुद के लिए एक ट्रक ले लिया। उसके बाद मैं अपनी मर्जी से काम करने लगा और जो भी कमाता वो अपने पास ही रखता। हालांकि मैं बहुत परेशान था, लेकिन जीवन बहुत सरल हो गया था। लेकिन मेरे शांत जीवन में भूकंप उस दिन आया जब मेरी एक अज्ञात शख्स से मुलाकात हुई। नमस्कार प्रणाम के बाद वो सीधा अपने मुद्दे की बात पर आ गया। कहने लगा कि मुझे आज रात ही ये माल पहुंचाना होगा, क्योंकि इसे आज रात ही पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपका पता मुझे एक मेरे मित्र ने दिया है। उसने बताया कि आप अपने काम को लेकर बहुत ईमानदारी से करते हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस काम के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। मैं भला क्यों मना करता। पर एक बात थी, उस रात जब मैं 10 बजे निकलने लगा तो माँ ने मुझे रोक दिया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माँ मेरे काम के बीच आई हो। माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज आराम कर लो, ये समय उचित नहीं है जाने का। अभी कुछ घंटों पहले ही तो आए हो, और वैसे भी काम तो तुम रोज ही करते हो। नहीं मालूम क्यों, पर एक बार को मेरा मन अशांत हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कुछ हो न जाए। पर माँ की बात पर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि अरे माता, मैं कोई पहली बार थोड़ी ना जा रहा हूँ, और अब तो मैं ट्रक इस तरीके से चलाता हूँ कि कोई 10-15 साल पुराना आदमी भी नहीं चला पाएगा। मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ, आप भ्रम मत पालो, मुझे तो आदत है। दोस्तों, मैंने इतना ही कहा था, लेकिन मेरी माँ का व्यवहार मुझे अजीब सा संदेश दे रहा था। कहते हैं कि अगर संतान किसी विपत्ति में जाने वाला होता है तो माँ का हृदय बहुत हल्का हो जाता है। पर मैं क्या करता, उन चंद रुपयों के लालच में मैं सब कुछ भूलकर माल लेकर यात्रा पर निकल गया। इसके लगभग 3 घंटे तक मैं लगातार यात्रा करता रहा, और ठीक जब मैं वहां पहुंचा तो सुबह के 4 बज चुके थे। मुझे वहां के लोगों ने कहा कि इतना समय हो गया है, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, सुबह होते ही निकल पड़ना, तब तक थोड़ा आराम कर लो। लेकिन दोस्तों, मैंने अनुभव ही नहीं किया कि यह बात मेरे नियम में शामिल थी। वैसे भी आज तक मैं किसी भी ग्राहक के पास रुका नहीं था। रात चाहे कितनी भी बढ़ जाए, मैं घर की तरफ वापसी लौटता जरूर था, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तो मेरी माँ को शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपना गमछा लपेटा और दोनों शीशे खोल दिए, और ठीक घर पहुंचने के लिए मैंने अब छोटा रास्ता चुना। एक बार को तो मैंने सोचा कि मुझे इस रास्ते से जाना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा कच्चा था। और दूसरी तरफ ये भी लगा कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, घर पहुंचना जरूरी है। मैं चुपचाप उसी रास्ते की ओर बढ़ चला। बस एक ही बात याद आई, माँ ने मुझसे कहा था कि कभी भी ऐसा रास्ता मत चुनना जो अक्सर वीरान पड़ा रहता हो। सच कहता हूं, मैं उस दिन इस बात को भूल गया था। आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं थका हुआ था, जल्दी घर जाने की इच्छा थी। बस इसी कारण मैंने वो अजीब सा रास्ता चुना। खैर, मैं रास्ते में चलता रहा। मुझे रास्ते में कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था। मेरा टायर कब उस पर चढ़ा कि थोड़ी ही आगे चलकर मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैंने अपनी जेब से तुरंत फोन निकाला, सोचा कि मैकेनिक को कॉल कर लूं।
साथ के साथ माँ को भी फ़ोन कर देता हूँ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे आने में थोड़ी देरी हो सकती है। मगर जब मैंने मोबाइल निकाला तो टावर एक ही आ रहा था, कहीं भी फ़ोन करता तो नॉट रीचेबल जा रहा था। इसके बाद क्या था, मैं बुरी तरह से झंझना गया कि अब करूँ तो क्या करूँ, मदद मांगूँ तो भी किससे, किसे बुलाऊँ मैं मोबाइल के सिग्नल की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आप यकीन भी नहीं करोगे, चलते चलते मैं काफ़ी दूर तक निकल गया। पूरा रास्ता सुनसान, मैं बस अकेला, मेरे साथ मेरा डर भी चल रहा था। आगे चलकर मैंने देखा कि एक साइड पर कब्रिस्तान था और ठीक उसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गांव। सड़क पर कोई ना कोई सवारी मिल सकती थी, यही सोचकर मैं वहां पर खड़ा रहा। सच कहूं तो रात के वक्त कब्रिस्तान के पास खड़ा होना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर ही गुजरी थी जब मेरी नजरें अचानक दूर से आने वाली एक रोशनी पर पड़ी। कुछ देर पहले रोशनी का नामो निशान नहीं था, मगर अचानक ये रोशनी कहां से आ गई। मतलब साफ था कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद था। एक बार को तो ऐसा भी लगा कि कहीं कब्रिस्तान का कोई चौकीदार तो नहीं आ गया। खैर, जो भी हो, शायद वो मेरी मदद कर दे, यही सोचकर मैं उसकी ओर चल पड़ा। सच कहूं, जैसे ही मैंने कब्रिस्तान की सीमा में प्रवेश किया, एक बार को तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़का, मगर फिर मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ पर मेरे अलावा दूसरा इंसान भी तो मौजूद है। कम से कम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेगा। दोस्तों, सच कहता हूँ, मैं ये सोचकर वहां गया था कि शायद कोई मदद मिल सकेगी, मगर पहुंचकर तो यहाँ अलग ही सिलसिला लग रहा था। नहीं मालूम वो इंसान कौन था। अजीबोगरीब अवतार में, सर के बाल बड़े हुए थे, चेहरे पर लंबी सी दाढ़ी, और तो और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने देखा कि वो जमीन पर उल्टी पुल्टी मार रहा था और ठीक उसके आसपास दिए जल रहे थे। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया, सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। समझ नहीं आया, अगर ये चौकीदार होता तो इसका ये अवतार अजीब सा क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये इंसान इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो अजीबोगरीब शब्दों में कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं समझ गया कि ये निश्चित रूप से कोई जादूगर है और ठीक यहाँ पर बैठकर कोई बुरी क्रियाएं कर रहा है। बस फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुरंत उसके पास गया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या अपवित्र क्रिया कर रहे हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा। दोस्तों, मेरे चिल्लाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और मुझे अच्छे से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। उसने मुझे सर से लेकर पैर तक हैरत से देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी इंसान की उपस्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत जमीन से मिट्टी उठाकर उसके जलते हुए दियों के ऊपर फेंक डाले। मेरा ऐसा करते देख वो बुरी तरह चिल्ला गया, कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो मूर्ख, ऐसा मत करो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं मालूम दोस्तों, न जाने क्यों मैं गुस्से में पागल हो गया। मेरे मन में बस एक ही जुनून सवार हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से घृणा महसूस होती है जो ऐसी क्रिया करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बस एक बात थी, उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत मारा, यूं समझिए कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं खुश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये इतना बड़ा जादूगर होता तो ठीक मेरा सामना करता। बेचारा जरा सी मार तक नहीं सह पाया। और हाँ, ऐसे लोगों का यही इलाज है। न जाने पुलिस ने क्यों इन लोगों को ऐसी खुली छूट दे रखी है। उसी बीच अचानक मेरे मोबाइल पर फोन आने लगा। घर का नंबर देखकर मैंने तुरंत मोबाइल कान पर लगा लिया। आवाज आई कि बेटा कहाँ हो तुम, अब तक तुम्हें घर आ जाना चाहिए था, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अब दोस्तों, अगर मैं ये बात माँ को बताता तो माँ चिंतित हो जाती। मैंने माँ से कहा, माँ मैं वहीं रुक गया हूँ जहाँ सामान पहुँचाने गया था। वहाँ पर मुझे अपना एक दोस्त मिल गया, तो बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। देर हो चुकी थी, इसलिए अब मैं सुबह आ जाऊँगा। ये सब कहकर मैंने माँ को तसल्ली दे दी, जिसके बाद वो भी संतुष्ट हो गई। मैंने तुरंत मैकेनिक का नंबर मिलाया, वो भी सोया हुआ था। जैसे तैसे करके उसने जब फ़ोन उठाया तो आधी रात को मेरे पास आने के लिए वो दुगना पैसा मांग रहा था। पर खैर, मैंने दुगने पैसे दिए और वो जल्दी से आ गया। इन सब चीज़ों के बाद मैं अपने घर पर था। और हाँ, ये जादूगर वाली बात मैंने घर पर किसी को नहीं बताई। अब ठीक 2 दिन की बात है। उस वक्त भी मैं सामान लेकर दूर दराज इलाके में जा रहा था। और हाँ, एक बात और, मैं जब भी अक्सर सफ़र में निकलता तो ज़्यादातर FM सुना करता था। उस वक्त भी मैं एक दुख भरी शायरी सुनने में मशगूल था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में कोई मौजूद है। मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई सामान टकरा रहा होगा, लेकिन जब यह आवाज़ लगातार एक ही स्टाइल में आने लगी तब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने ट्रक को साइड पर रोका और नीचे उतर कर दरवाज़ा खोल कर देखा। मुझे ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिसकी वजह से ये आवाज़ निकले।
एक बार को तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि लगातार जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर उसकी वजह मैं ढूंढ न सका। पर खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं कुछ ही दूर गया था कि एक बार फिर ट्रक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि आज ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है। उसी वक्त मेरी नज़रें मेरे जूते पर पड़ी, जिसके बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे पाँव के साथ एक और भी पाँव नजर आ रहे थे। ऐसा लगा मानो कि जैसे मेरे साथ कोई लड़की बैठी हो। मैंने जैसे ही सीट की तरफ देखा तो सीट तो खाली थी, मेरे पास कोई मौजूद नहीं था। मैंने दोबारा नीचे की तरफ देखा, पर मेरे अलावा किसी के भी पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे थे। ये सब देखकर मैं घबरा गया। इस बार जब मैंने ट्रक की चाबी लगाई तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। मैं तुरंत कूदकर नीचे गया और सीधा बोनट खोलकर चेक करने लगा। समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये ट्रक चालू क्यों नहीं हो रहा। जब मैंने इधर उधर देखा तो चारों तरफ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो अपने सीने में बहुत से रात छुपाए बैठा हो। और तो और खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती। मैंने तुरंत मैकेनिक को कॉल किया। घंटी लगातार जाती रही, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब तक जो भी मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से मैं परेशान तो था, लेकिन अब डर ने एक जगह मेरे सीने में बना ली थी, एकदम शांति के बीचों बीच। मुझे मेरे कानों पे मेरे नाम की पुकार सुनाई थी, इमरान। यह आवाज़ एक लड़की की थी, मगर इस आवाज़ में कोई मिठास या नरम लहजा नहीं था। यह आवाज़ अजीब सी आवाज़ थी जिसमें एक अजनबी की सुसहाट थी। सच कहूँ तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। तेजी से पीछे मुड़ा और महसूस हुआ जैसे ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हो। किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी का एहसास होना, आप सोचिए कितना खतरनाक होता होगा। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो गेट अंदर से लॉक हो चुका था। मैं घबरा गया था। बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर ये ट्रक स्टार्ट हो गया तो ये जो भी है ये इस ट्रक को लेकर निकल जाएगा और मैं यहाँ इस वीरान में अकेला रह जाऊंगा। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने गेट थपथपाया कि तुम जो कोई भी हो चुपचाप नीचे उतर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मैंने ताकत से दरवाज़ा खींचने की कोशिश की तो दरवाज़ा अचानक से खुल गया। उस वक्त मैंने पाया कि ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने सीट के नीचे भी झांका, लेकिन कुछ भी नहीं था। अब मैं वाकई बहुत डर चुका था। मैं जानता हूँ मैंने सच में किसी की मौजूदगी महसूस की थी, और तो और मैंने अपनी आंखों से देखा भी था। समझ नहीं आया कि वो अचानक गायब कैसे हो पाया। एक बार को तो ऐसा भी लगा कि शायद दूसरी साइड से नीचे उतर गया होगा। खैर, मैं ट्रक के अंदर जा बैठा और ठीक अपने टॉर्च से रोशनी करके चारों तरफ देखने लगा। मैंने बहुत देर तक उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई होता तो ही तो दिखता, मगर कोई भी नहीं दिखा। खैर, मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक एकदम स्टार्ट हो गया। मैंने उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं ठीक अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते एक अजीब सी बात मन में आई। न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा था कि आज के बाद कभी भी मैं रात को सफ़र नहीं करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो। वैसे भी अब घर की हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी रात का काम लेने की। यही सोचते सोचते मैं सीधा घर पहुँच गया। इसके कुछ दिन तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। कोई भी अजीब वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन एक रात जब मैं आराम से सो रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। वो ठीक पायलों की आवाज़ थी। पहले तो मैंने ये वहम समझा, मगर जब ये आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी तो मैं अचानक से उठकर बैठ गया। मैंने एकदम से चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ? रात के इस वक्त में मेरे कमरे में कौन है? मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ खामोशी थी। मैं गुस्से से चिल्लाया। मैंने कहा, कौन है? सामने क्यों नहीं आते? दोस्तों, इस बार मेरे कमरे का बल्ब अचानक ऑन ऑफ होने लगा। मैं एकदम से घबरा गया क्योंकि बल्ब का स्विच ठीक मेरे सामने था। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठा और पूरे कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दी, और ठीक जब चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो कुंडी लगी हुई थी, खिड़की भी बंद थी। बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं था, और तो और अंदर से कोई बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि मैं तो अकेला था। समझ में नहीं आया कि मेरे कमरे में कोई कैसे आ सकता है, और अगर कोई आ भी गया है तो बाहर जाते वक्त मुझे नज़र क्यों नहीं आया। दोस्तों, इसके बाद बाकी की रात मेरी ऐसे ही कटी। मैं पूरी रात बेचैन रहा। कभी मुझे अजीब सा महसूस होता जैसे छत पर कोई चल रहा हो। मैंने छत पर जाकर भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं था। धीरे धीरे यूँ समझिए मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। ये सब अब रोज़ होने लगा था, और तो और इन सब के बाद धीरे धीरे मुझे नुकसान भी होने लगा। घर के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। दोस्तों, सबसे अजीब बात मैंने ये महसूस की कि पहले हम सब बड़े प्यार से रहते थे, मगर अब धीरे धीरे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मेरी छोटी बहनें जो हमेशा एक दूसरे का साथ देती थी, अब वो एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी थी। सच कहूँ तो ये सब देखकर
मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन की बात है जब एक छोटी सी बात पर मेरे भाई बहन लड़ने लगे। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने पहली बार अपने छोटे भाई पर हाथ उठा दिया। उसका सर सोफे के किनारे से टकराया और ठीक उसके माथे से खून निकलने लगा। मगर दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर ऐसी न जाने कौन सी ताकत आ गई कि मैं अजीब हरकतें करने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर मुझसे जोर लगाने को कह रहा था। मैंने बिना सोचे समझे उसे बहुत मारा। सच कहता हूँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी बिना मर्जी के सब कर रहा हूँ। कानों पे आवाज़ आ रही थी कि इसको और मारो, इतना मारो कि इसका दम निकल जाए। मेरी अम्मी और बहनें चिल्लाने लगी, कहने लगी, इमरान छोड़ दो उसे, आज क्या जान लेने का इरादा है तुम्हारा? पता नहीं क्यों मुझे उसके सर से बहता हुआ खून देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। दिल चाह रहा था कि इसे आज मैं जान से मार दूं। खैर, अम्मी ने बहुत मुश्किलों से मुझे मेरे भाई से दूर किया। इसके ठीक बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। कुछ ही पलों में मेरे एहसास बदल चुके थे। मुझे शर्म महसूस होने लगी कि ये सब मैंने क्या किया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं अपने ही भाई पर हाथ उठाऊंगा। और तो और ये सब कुछ सिर्फ हाथ उठाने तक नहीं रहा, बल्कि मैंने उसे करीब करीब मार ही दिया था। सच कहता हूँ, घर में सब कुछ उल्टा चलता जा रहा था। अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरी दोनों बहनें भी धीरे धीरे कमज़ोर होती नजर आ रही थी। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि रात को डर के मारे अब वो चीखने लगी थी। मेरे पूछने पर वो मुझसे कहती कि हमने खूनी ख्वाब देखा था, और कभी कहती कि कमरे में कोई था। सच कहता हूँ, मैं बहुत अजीब सी हालत में हो चुका था। न जाने क्यों मेरी खुद की नींदें उड़ गई थी। बस एक बात थी, मैंने रात का काम तो छोड़ दिया था, अब मैं सिर्फ दिन में काम करता था। मैंने रात के सफ़र के लिए एक नौकर रख लिया था, मगर इन सब के बाद भी सुकून नहीं था। नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ तक कि नमाज पढ़ने का मन भी नहीं करता था। और तो और सबसे बड़ी बात, जब भी कभी अजानों की आवाज़ें मेरे कानों से टकराती तो दिल चाहता कि यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊं। दोस्तों, सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। एक रात की बात है जब हम सब खाना खा रहे थे। उस वक्त एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी छोटी बहन सना ने मुझसे कहा कि भैया, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हमें किसी मौलाना से मिलना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सकें। मैंने जब भी सर उठाकर कहा, क्यों, हमें क्या मसला है, घर में सब कुछ तो ठीक है। उसने धीरे से कहा, भैया आपको नहीं लगता कि हमारे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है? अचानक से हम सब बीमार पड़ने लगे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा आम हो गया, और तो रात को हम चैन से सो तक नहीं पाते। भैया सच में रात को बहुत डर लगता है। इसके बाद मैं थोड़ा बेचैन हुआ, लेकिन सना की अगली बात सुनने के बाद मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा कि उस दिन मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। वो ठीक दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबा रहा था। सना की यह बात सुनने के बाद अम्मी एकदम गुस्से से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि फजूल की बात करती हो, चुपचाप खाना खाओ। मुझे अम्मी का गुस्सा समझ में नहीं आया। मेरा भाई भी चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम लोग घर की बातें बाहर ले जाना बंद करो, तेरी सारी सहेलियां तेरी तरह बेवकूफ़ हैं। मगर सच कहता हूँ, सना की बात सुनने के बाद एक अजीब सा एहसास होने लगा था। दिल कह रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इसके ठीक उसी रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो अचानक मुझे एक अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे बदन पर छोटी छोटी चींटियां रेंग रही हो। कभी मैं अपनी टांगों को खुजाता तो कभी अपनी गर्दन, और कभी हाथ पर हाथ फेरता। इन सब के बीच मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। नहीं मालूम न जाने कितनी देर तक सोता रहा। एक तेजी से उठते दर्द ने मुझे मेरी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पूरे जिस्म को काट रहा हो। आंखें खोली तो मैंने अपने कमरे में एक नज़र डाली। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ तो अजीब हो रहा था। मेरे कमरे में हमेशा एक 0 वाट का बल्ब चलता था, लेकिन इस वक्त वो ऑफ हो चुका था। सच में तकलीफ का एहसास बढ़ते जा रहा था। पानी पीने के लिए बहुत मुश्किल से अपनी जगह से उठकर बैठा। इसके बाद मैंने साइड टेबल पर हाथ रखकर लैंप को ऑन किया, और ठीक जो मेरी आंखों ने देखा उसने मुझे झंझोर कर रख दिया। यूँ समझिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। सच में मेरे पूरे बदन पर चींटियां रेंग रही थी। सबसे बड़ी बात, ये कोई आम चींटियां नहीं थी, ये उनसे कई गुना बड़ी थी, जो कि मुझे बुरी तरह काट रही थी। बस फिर क्या था, मैं जोरों से चीखने लगा। यह नज़ारा इतना खौफनाक था कि मेरी रूह तक कांप गई। मेरी चीख सुनकर घर के सभी लोग मेरे कमरे की तरफ आए। अम्मी ने फौरन लाइट ऑन की। मैंने डर के मारे बंद की हुई आंखें दोबारा खोली। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगने लगा। मेरे जिस्म में एक भी चींटियां नहीं थी। बिस्तर बिल्कुल साफ था। मैं एक झटके से उठकर बिस्तर से नीचे आया। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने जल्दी से बैठ के नीचे देखा, मगर वहां भी कुछ नहीं था। माँ ने पूछा
इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैंने बिना कुछ कहे 2-3 गिलास पानी एक ही सांस में पी लिया। बस उठा और बिना सोचे समझे अपने छोटे भाई के कमरे में चला गया। सच कहता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे में दोबारा सोता। मैं लेटा हुआ था। लेटे लेटे मुझे सना की बात याद आने लगी। वो बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे वाकई मौलाना से मिलना चाहिए। आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ हो क्यों रहा है, इसकी वजह जाननी बहुत ज़रूरी थी। यही सोचते सोचते मेरे मन में वो जादूगर की बात याद आई। मैंने उसकी पूजा को भंग कर दिया था। कहीं ये सब उसी ने तो नहीं किया? हाँ, अब मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगले दिन मैंने अपने सभी दोस्तों से कह दिया कि मुझे किसी एक नेक शख्स का पता दो जो मेरी मदद कर सके। साथियों, मैंने वो तमाम अजीबोगरीब बातें जो मैंने वहम समझकर नज़रअंदाज कर दी थी, सब कुछ उनसे शेयर कर दिया। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने एक मौलाना को फ़ोन किया। मौलाना ने कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम उसे मेरे पास भेज दो। लेकिन रात हो चुकी थी और रात में सफ़र करने से मुझे डर लगने लगा था। मैं एक दिन का समय लेकर चुपचाप सोने के लिए कमरे की तरफ चला गया। सच कहूँ तो इतना डर चुका था कि ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मैं ज़िंदगी भर अकेला ना सो सकूं। मैं बड़बड़ाता हुआ भाई के पास आया और उसके बगल पर सो गया। मगर आज मेरे भाई का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पर खैर, मैं सब कुछ नज़रअंदाज करके सोने के लिए लेट गया। दोस्तों, आधी रात का वक्त था। मेरी आंखें खुली, सांस रुकी हुई थी। मैं इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक जब मेरी आंखें ये सब कुछ देखने के काबिल हुई तो जो मंजर मेरे सामने था उसने मुझे एक बार फिर से झंझोर कर रख दिया। मेरा छोटा भाई अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। उसके चेहरे पर एक नफरत भरी शक्ल थी। कमरे में उसकी एक भारी सी आवाज़ गूंज उठी। कहने लगा कि तुझे किसने कहा था उस शख्स से बात करने को, उसके पास जाने को, और अगर तूने उसके पास जाने का नाम लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ चुका था ये मेरे भाई की आवाज़ नहीं थी। मैं एकदम से चिल्ला उठा, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, तब जाकर कहीं उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ा पाया। मैं भागता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। जल्दी से दरवाजा खोलकर मैंने बाहर से बंद कर दिया। मेरा भाई जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या सोचकर तुमने बूढ़े के पास जाने की बातें की? तुम नहीं जानते वो कितना जालिम है, वो हमारे साथ क्या क्या करेगा। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मेरे माथे से पसीना अपने आप टपकने लगा, क्योंकि ये बात तो मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। पर लेकिन मेरे भाई को कैसे पता चला, और उस साहब को वो जालिम कैसे कह रहा है, वो उन्हें जानता कैसे है। मैं ये सोच ही रहा था कि अम्मी और दोनों बहनें भी बाहर आ गए। मैंने उन्हें समझाते हुए तसल्ली दी कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को किसी ने काबू में कर लिया है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हम कल सब मिलकर साहब के पास जाएंगे। इसके बाद अगले दिन मुझे मौका ही नहीं मिला सबको साथ ले जाने का, क्योंकि जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो बेहोश पड़ा था। मैं फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। अम्मी और बहन वहीं रुक गए, लेकिन क्या करता, मैं अकेला ही वहाँ की तरफ निकल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हर तरफ लोग वहाँ मौजूद थे। सबके चेहरों पर परेशानियाँ थी। हर एक शख्स अपनी हालत पर रो रहा था। मैं भी एक तरफ जाकर बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे यकीन दिलाया कि शाह साहब आपसे ज़रूर मिलेंगे, तुम्हारे मसले का कोई ना कोई हल भी निकालेंगे, क्योंकि वो मेरे वालिद के करीबी दोस्त हैं। दोस्तों, 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरी बारी आई। मैं तुरंत उनके कमरे में गया। दिल में बहुत टेंशन भी थी, डर भी लग रहा था। न जाने मेरे भाई की तबीयत कैसी होगी। जब फ़ोन करके पूछा तो सना ने बताया कि वो होश में आ गया है, मगर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और लगातार रोए जा रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर खैर, मैंने जैसे ही मौलाना से मिला तो उन्हें देखकर मेरी नज़रें एक इज्जत और शर्म के साथ झुक गई। उनका चेहरा नूरानी था, सफ़ेद दाढ़ी थी। उन्होंने बहुत नरम लहजे में मुझसे पूछा कि बेटा, तुम्हारा मसला क्या है। मैंने ठीक सारी बातें उन्हें बता दी कि कैसे मैं उस जादूगर से मिला और मैंने क्या क्या किया। इसके बाद मौलाना साहब आंखें बंद करके कुछ देर तक लगातार पढ़ते रहे और देखते ही देखते उनकी आंखें खुल गई। मुझे उनकी निगाहों में एक अजीब सी गहराई महसूस हुई। उनकी आंखों का रंग बदल चुका था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो किसी बहुत भारी मुसीबत से बच निकले। अगर देर हो जाती तो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता। बाबा की बात सुनने के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बाबा से कहा कि आप क्या चाहते हैं, खुलकर बताएं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि जहाँ तक मुझे शक है, ये सब उसी जादूगर की कारस्तानी है जिसे तुमने जंगल में पकड़ा था। मैंने फौरन पूछा कि बाबा, अगर वाकई सब उसी ने किया है
तो मैं इन सबसे जान कैसे छुड़ा सकता हूँ? मैं उसे पुलिस के हवाले कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं है। बाबा जी मुस्कुरा दिए, मगर उनकी मुस्कुराहट आराम नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा, उसकी पकड़ हो चुकी है और उसको उसके गुनाहों की सजा भी मिल रही है। बाबा की बातें सुनने के बाद मैं चौंक गया। मैंने बाबा से कहा, तो क्या उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? बाबा ने कहा, नहीं, बस ये समझो कि जो ऊपर वाला है उसने अपनी दी हुई रस्सी खींच ली। मैं हैरान हो गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने कहा, जिस रात तुम कब्रिस्तान में पहुंचे थे उस दिन वो जादूगर एक निहायत खतरनाक अमल कर रहा था। इस अमल के दौरान उसके सारे दिए जलना बहुत ज़रूरी थे। उस दिन उसका आखिरी दिन था। वो ठीक एक जिन्न और जिनी को काबू में करना चाहता था, और ठीक जैसे ही वो दोनों सामने आने वाले थे तभी तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने उसके सारे दिए बुझा दिए और उसके खींचे हुए दायरे से भी बाहर कर दिया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो दोनों जिन्न और जिनी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस जादूगर का पूरा जिस्म तबाह कर दिया। उसकी ये पूजा उसी पर भारी पड़ गई, मगर वो अभी भी जिंदा है, एक सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा है। मैंने बाबा से कहा, बाबा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है? बाबा ने इस बात का भी राज खोला। उन्होंने बताया कि जब उसने मौत को करीब से देखा तो वो एकदम खौफजदा हो गया। उसने उसी वक्त अपने तमाम मुवक्किल आज़ाद कर दिए, मगर जो मुवक्किल उनके साथ बरसों से थे वो तुमसे इंतकाम करने पर तुल गए। इसी वजह से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन शुक्र करो, अब तक तुम लोगों को कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। बाबा ने 3-4 ताबीज़ दिए और कहा कि पूरा परिवार इसको अपने गले में डाल लेना। लो, ये दमशुदा पानी पी लो। याद रखना, तुम्हें नमाज और रोज़े की पढ़ाई करनी होगी, और बाकी बचा ये पानी नमाज करने के बाद घर के चारों कोने में छिड़क देना। इससे कोई भी चीज़ तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकती। मैंने ठीक बाबा से ताबीज़ और पानी लिया और चुपचाप लेकर वापस घर चला गया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने भाई की थी। न जाने इस वक्त वो कैसे हालात में होगा। जब मैं घर पहुंचा तो उसके बगल में 4 लोग बैठे हुए थे। उसको कस के पकड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसके गले में ताबीज़ डाल दिया। यकीन कीजिएगा, मैंने जैसे ही ताबीज़ उसके गले में डाला, यूँ समझिए एकदम नॉर्मल हो गया। सबके सब हैरानी से उसे देखते ही चले गए। वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इधर उधर देखने लगा। कहने लगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं और मुझे क्या हुआ है? आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दोस्तों से देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे वो हर किसी बात से बेखबर हो। अब उसके चेहरे में ना कोई जुनून था और ना ही आंखों में गुस्सा। सच कहता हूँ, ये सब देखकर हमारी आंखें भर आई। बस फिर क्या था, बाबा जी से मिलने के बाद हमने रोज़ाना पढ़ाई करना शुरू कर दिया। नमाज और रोज़े की अहमियत को भी समझा। रोज़ घर में दम का पानी छिड़कना शुरू किया। धीरे धीरे जिंदगी आम डोर पर आने लगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, इसके 3 महीने बाद उस जादूगर का इंतकाल हो गया। दोस्तों, मेरी इस कहानी से आपको एक सीख देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है, हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके बाद ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसका हमें पता ही नहीं चलता। बस मैं आप सभी से इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग लड़ाई झगड़े और इन जादू वाली चीज़ों से दूर रहें। नहीं मालूम, आप सोच भी नहीं सकते कब किसका घर बर्बाद हो जाए। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद।